नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है पल्लवी पुंडीर जी के द्वारा लिखी कहानी ताई जी। आज ताई जी ने अपना फैसला सुनाकर सबको स्तब्ध कर दिया था। वे सभी परिवार वालों से शीघ्र मिलना चाहती थी। उन्होंने ताऊ जी से जुड़ा कोई निर्णय लिया था जिसे वे सभी से बांटना चाहती थी। दर्द के तो ना जाने कितने ही कांटे उनके सीने में कई सालों से चुभ रहे थे। उन्हीं कांटों की चुभन हम सबने सर्वदा उनकी वाणी में महसूस की थी, शायद सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने। परंतु आज शादी के 50 साल बाद किस कांटे की चुभन ने उन्हें ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था, इसे हम में से कोई नहीं समझ पा रहा था। सभी परिवारजनों को ताई जी ने शाम तक घर पहुंच जाने की ताकीद की थी, इसलिए मैं भी छुट्टी लेकर अपनी पत्नी सिया और 4 साल की बेटी आन्या के साथ मेरठ जा रहा था। आज शाम को ताई जी अपना अप्रत्याशित निर्णय बताने वाली थी। 15 साल की छोटी उम्र में कृष्णावती की शादी हुई थी ठाकुर रघुवीर सिंह के बड़े बेटे 20 वर्षीय राजवीर सिंह से। मेरठ के छोटे से गांव काशीपुर में उनके खानदान का डंका बसता था, परंतु घर की स्त्रियों को घर के रोशनदान से भी झांकने की इजाज़त नहीं थी। राजवीर सिंह की माँ तक अपने बेटे के सामने अपना सिर ढक कर रखती थी। कृष्णावती ठाकुर साहब के बचपन के मित्र की सुपुत्री थी। मित्र के दिल का बोझ कम करते करते अपने बेटे के दिल पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया था उन्होंने। अपने पिता के सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए थे राजवीर सिंह। उस जमाने में जब बेटे तक अपने पिता के सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे, कृष्णावती ने एक कमज़ोर ही सही किंतु प्रयास किया। वह चाहती थी कि राजवीर को उसके काले रंग के बारे में बता दिया जाए, परंतु उसकी बात अनसुनी कर दी गई। राजवीर सुंदर तो थे ही, अंग्रेजी विषय में स्नातक भी थे। उन दिनों जब स्नातक होना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। राजवीर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, परंतु अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया था। उनके इसी त्याग की वजह से उनके छोटे भाई को अपनी इच्छा से कार्य चुनने की स्वतंत्रता मिल गई थी। राजवीर से 4 साल छोटे सूर्यवीर मेरठ में रहकर ही पढ़ाई कर रहे थे। कृष्णावती की शिक्षा बस इतनी थी कि वो अपना नाम लिख भर लेती थी। रंग इतना स्याह काला कि समवयस्क सखियां भी उसके चेहरे की तुलना अमावस की रात से ही करती थीं। परंतु जितना स्याह उसका चेहरा था, उससे भी स्याह उसके घुटने तक लंबे काले बाल थे। उसके हाथों से बने खाने की तारीफ पूरा गांव करता था। तीखे नैन नक्श और उसके गुण भी उसके रंग की बदसूरती को नहीं दबा पाए थे। कृष्णावती को उसकी मुंह दिखाए में मिले थे ताने और अपमान। कहा कार्तिकेय जैसे हमारे छोटे ठाकुर जी, और कहाँ ये काली भुजंग सी बहू। राख जैसा रंग है इसका, चाहे तो बर्तन मांज लो, चेहरे को देखकर भय लगता है। ये तो अमावस और पूनम की रात का मिलन लग रहा है। सभी ने राजवीर के साथ तो पूर्ण सहानुभूति दिखाई, परंतु कृष्णावती को अपने शब्दों से छलनी कर दिया था। उसकी पीड़ा कोई देख नहीं पा रहा था। रही सही कसर राजवीर ने पूरी कर दी थी। प्रथम मिलन की बेला में ही कलावती के पति ने उसका घोर अपमान किया था। प्रथम मिलन इतना अमानुषिक और अपमानजनक था जैसे उसका पति उससे कोई बदला ले रहा हो। हर बार जब भी राजवीर सिंह कृष्णावती के निकट आता, वो एक नए तरीके से उसका अपमान करता था। अक्सर शराब के नशे में वह कहा करता था, दिया बुझा दो, रोशनी में तुझे देखने से डर लगता है, अंधेरे में तो बंदर भी सुंदर दिखता है। इतनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलकर भी कृष्णावती उन्हें श्रृंगार और आभूषणों से बांधने की चेष्टा से बाज नहीं आती थी। मगर जितना प्रयास करती उतना ही राजवीर का मन उसकी ओर से फिरता था। उसका श्रृंगार राजवीर को भद्दा सा लगता था। कृष्णावती के गले में सरस्वती का निवास था। वो सुंदर भजन न केवल गाती थी, वरन उन्हें स्वयं ही बना भी लेती थी। वो स्वयं भजनों के द्वारा अपने रूठे हुए ईश्वर को मनाने का प्रयास करती थी। कान्हा भी श्याम तेरे भोले भी श्याम, राम भी श्याम तेरे विष्णु भी श्याम, प्रेम के रंग में मुझे रंग लो प्रभु जी, गोरा हो जाए ये तन जो है श्याम।
उनके तीसरे बेटे के जन्म के पश्चात राजवीर ने अपनी पत्नी के कमरे में सोना पूर्ण रूप से छोड़ दिया। उन्होंने सबके सामने अपनी बात पहली बार रखी थी। मैंने पिताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी है। इस खानदान को 3 बेटे दे दिए हैं। आज मैं किसी तरह के बंधन से खुद को मुक्त करता हूँ। उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बेटी नहीं दी, वरना मैं भी किसी निर्दोष युवक का दोषी बनने को बाध्य हो जाता। अपने पति को स्नेह बंध में बांधने की कृष्णावती ने सभी कोशिशों को उसी दिन विराम लगा दिया था। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी के बीच लगभग बात बंद हो गई थी। अपने पति का यह अबोला कृष्णावती सहन नहीं कर पा रही थी। वो नित नए तरीके अपनाती, कभी सास से झगड़ती, कभी घर आए मेहमानों को अपमानित करती। वह सोचती थी कि उसे डांटने के लिए ही सही, परंतु राजवीर उससे बात तो करेंगे, परंतु हर बार गलत साबित हुई। राजवीर को अपने नित नए प्रेम प्रसंगों से फुर्सत कहाँ थी। जैसे जैसे राजवीर के साथ उसका रिश्ता टूटता गया, कृष्णावती की वाणी में विष घुलता गया। अपनी विष बुझी वाणी से वह सबको छल्ली किया करती थी, परंतु सबसे ज्यादा शिकार होती थी उसकी अपनी देवरानी पार्वती। अपने देवर से कृष्णावती को बहुत लगाव था। सूर्य प्रताप भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते थे, उसके दुख को भी समझते थे। कभी कभी भाई को समझाने की असफल कोशिश भी किया करते थे। जब उनका चयन सेना में हुआ था, तब भाई से कहीं ज्यादा भाभी खुश हुई थी। सूर्य प्रताप के विवाह के समय तक घर की बागडोर पूरी तरह से राजवीर सिंह के हाथों में आ गई थी। अपने भाई की शादी में उनकी एक ही शर्त थी कि लड़की गोरी और सुंदर होनी चाहिए। पार्वती सुंदर तो थी ही, उसका रंग भी दूधिया था। कृष्णावती से दूर रहने वाले राजवीर सिंह अपने छोटे भाई की पत्नी के प्रति पुत्रीवत स्नेह रखते थे। हालांकि घर की परंपरा अनुसार पार्वती उनसे पर्दा रखती थी, परंतु राजवीर पूरा ख्याल रखते थे कि बहू को कोई तकलीफ न हो। पार्वती का दूधिया रंग और जेठ के प्रति पितृवत स्नेह ही कलावती की नज़र में उसका सबसे बड़ा अवगुण था। नौकरी के बाद सूर्य प्रताप ज्यादातर घर से बाहर रहने लगे थे। पार्वती गांव में रहती थी। उस दौरान कृष्णावती ने पार्वती के जीवन को नरक बना दिया था। उसने कभी भी अपनी देवरानी को अपने बराबर तक नहीं बैठने दिया। अगर स्वयं खाट पर बैठती तो अपनी देवरानी को भूमि पर बैठने का आदेश देती थी। राजवीर सिंह तो ज़्यादातर बाहर रहते थे। उनकी माँ भी बूढ़ी हो चली थी, इसलिए घर के अंदर अधिकार कृष्णावती का हो चुका था। कभी कभी कोई बात उनके कान तक पहुंच जाया करती थी तो वे कृष्णावती को झिड़क दिया करते थे, परंतु सुधार आने के बजाय उसका व्यवहार और भी कठोर होता जाता गया। पार्वती की प्रथम संतान एक लड़की थी। इस बात पर भी कृष्णावती उसे नीचा दिखाना नहीं भूली थी। हर मिलने वाले से वो ये कहना नहीं भूलती थी, लो अब चाट लो सुंदर चेहरे को, बेटी जनी है इसने बेटी। लगातार 2 बार बेटी होने के बाद पार्वती को जब बेटा हुआ, तब भी कृष्णावती का व्यवहार नहीं बदला था, परंतु एक बात अनोखी थी। देवरानी के प्रति इस नफरत के बावजूद उसके बच्चों के प्रति कृष्णावती का प्रेम अतुलनीय था। जेठानी के बच्चों के प्रति पार्वती का प्रेम भी कम नहीं था। बच्चों में भी सहोदरों जैसा लगाव था। कृष्णावती की यह कठोरता और बढ़ जाती जब देवर सूर्य प्रताप छुट्टियों में घर आया करते थे। उन दोनों के बीच का प्रेम और पत्नी के प्रति सूर्य प्रताप की ईमानदारी और सम्मान कृष्णावती की ईर्ष्या को बढ़ा देती थी। सूर्य प्रताप पदोन्नति पाकर सेना में सूबेदार हो गए थे। वे अब अपने परिवार को अपने साथ रखना चाहते थे। जिस दिन सूर्य प्रताप ने अपने परिवार को अपने साथ ले जाने की बात कही थी, उस दिन घर में महाभारत खड़ा कर दिया था कृष्णावती ने, परंतु बड़े भाई राजवीर ने अपने पत्नी की एक ना चलने दी थी। वे स्वयं भी पार्वती को उस नरक से निकालना चाहते थे। सूर्य प्रताप अपने परिवार के साथ चले गए थे। समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया। राजवीर सिंह के 3 बेटे अब विवाहित थे। बड़ा बेटा मेरठ में बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, मंझला रेलवे में बड़े पद पर कार्यरत था और सबसे छोटा बेटा गांव में ही सरपंच था। कृष्णावती स्वयं तो ज़्यादा समय गांव में ही बिताती थी, परंतु 3 बेटों की गृहस्थी में उसका पूरा दखल था।
जहाँ भी उसके पति रहने जाते पीछे पीछे कृष्णावती भी पहुँच जाया करती थी। किसी भी बहू को अपने ससुर से बात करने की इजाज़त नहीं थी। सिर का पल्ला हटने पर बहुओं को चीर कर रख देती थी वो। न कृष्णावती कभी उनका कष्ट जान पाई और न ही वे उसके इस व्यवहार के पीछे छुपे कारण को समझ पाईं। सूर्य प्रताप के भी सभी बच्चों का विवाह हो गया था और मैं उनका इकलौता बेटा सेना में अफसर था। आजकल मेरी पोस्टिंग बठिंडा में थी। कृष्णावती मेरी ताई जी थी। उनके पोते शिवम की शादी 8 महीने पहले प्रियंका से हुई थी और मुझे पूरा विश्वास था कि प्रियंका के ऊपर भी उनके प्रकोप की शुरुआत हो चुकी होगी। शिवम और मुझ में 8 साल का ही अंतर था। इसी वजह से हमारे बीच चाचा भतीजे से कहीं ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। शिवम पूना में नौकरी करता था और इसी महीने अपनी पत्नी को ले जाकर वहाँ शिफ्ट होने वाला था। इसी बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि ताई जी ने कोई निर्णय ले लिया। खचाक, इस ध्वनि से मैं वर्तमान में लौट आया। गाड़ी मेरी पत्नी सिया चला रही थी, इसलिए मुझे इतना कुछ सोचने का समय मिल गया था। क्या हुआ सिया? कुछ नहीं। फिर गाड़ी क्यों रोकी? इतनी देर से आन्या रो रही है और तुम हो कि पता नहीं किन ख्यालों में खोए हुए हो। ओह माफ़ करना। आन्या को गोद में लेकर सिया उसे चुप कराने लगी। क्या सोच रहे थे तुम? बस ताई जी के बारे में सोच रहा था। अचानक उन्हें ताऊ जी के साथ अपने रिश्ते के बारे में हम सबसे बात करने की क्या सूझी। पहले करती तो फिर भी बात समझ में आती थी, पर अब क्या तमाशा है। राजन, मान लो कोई इंसान बहुत समय से अंधेरे में रह रहा हो, तो क्या तुम उसे यह कहकर रोशनी में आने से रोक दोगे कि उसे तो अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है? तुम्हें कुछ पता है क्या? अगर है तो बता दो। वैसे भी ताई जी की फेवरेट हो तुम। सिया और ताई जी का रिश्ता भी एक कौतूहल का विषय था मेरे परिवार के लिए। सिया ताई जी के बहुओं के लिए बनाए गए मापदंड से बिल्कुल अलग थी। राजपूतों के घर में ब्याही गई एक जैन लड़की। उसने कभी सिर नहीं ढका और न कुछ पारंपरिक बहू की तरह रहना स्वीकार किया। वो भी सेना में अफसर थी। मानसिक स्तर पर भी इतनी असमानता होने के बावजूद न जाने वह कैसे ताई जी के इतने करीब आ गई थी। फ़ोन पर घंटों बातें हुआ करती थी उनकी। मुझे कुछ नहीं पता, और होता भी तो तुम्हें नहीं बताती। सिया, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? थोड़ी देर में मेरठ पहुंच जाएंगे, उनसे ही जान लेना। अच्छा, अब तुम ड्राइव करो, मैं थक गई हूँ। 4 बजे तक हम मेरठ पहुंच चुके थे। सभी वहाँ पहले से जमा थे। ताऊ जी की उपस्थिति सभी को असहज बना रही थी। तभी ताई जी ने कमरे में प्रवेश किया। उनके साथ उनके हाथों में हाथ डाले शिवम की पत्नी प्रियंका थी। यह देखकर हम सब चौंक पड़े, परंतु सिया मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पूछा, माँ अब ऐसा क्या हो गया? ताई जी के सूखे होठों पर मुस्कान तैर गई थी। मैं रूढ़िवादी परिवार की लड़की थी और उससे भी ज़्यादा रूढ़िवादी परिवार की बहू। घर में सक्षम संपन्न पति के रहने के बावजूद मैं उसके प्रेम के लिए तरसती रही। उसने मुझे उस गुनाह की सजा दी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मेरे गुणों पर मेरे रंग ने कालिक पोती थी, परंतु अपनी सुख सुविधा के मुताबिक मुझे ग्रहण करना वह कभी नहीं भूला और ना ही अपने खानदान को वारिस देने के लिए मेरा उपभोग करना भूला। इसका दोष मैं शादी को नहीं देती। दोष दरअसल लोगों का है। लोग स्त्रियों को पुरुषों के अस्तित्व के साथ जोड़ देते हैं। उनके पति से अलग उनके अस्तित्व को उभरने ही नहीं देते। पति अपनी पत्नी को बदसूरत बताकर घर के बाहर कई स्त्रियों के साथ संबंध रखने को स्वतंत्र है, परंतु पत्नी से सतीत्व बनाए रखने की उम्मीद सदा से ही की जाती है। परंतु दिनों तक मैं रेंगने वाले कीड़े की तरह जीवित रही। कोई परिचित नहीं, कोई सहृदय नहीं जिनसे बात करके दिन कट जाए। 9 महीने की तकलीफ उठाकर प्रसव की सारी पीड़ा सहकर 3 बच्चों को जन्म दिया, परंतु हमारे समाज में कोई भी बच्चा अपनी माँ के नाम से नहीं जाना जाता। वो जाना जाता है अपने पिता के नाम से। बहुत जल्द मेरे भी बच्चे ये समझ गए कि पिता का स्तर माँ के स्तर से कहीं ऊपर है। फिर छोटी मेरे जीवन में आई, परंतु तब तक मेरे अंदर इतना विष भर चुका था कि मैंने छोटी के जीवन को विषैला कर दिया।
मेरे इस पति का छोटी के प्रति स्नेह देखकर कितने ही प्रश्न उठते थे मेरे मन में, पर संकोच के मारे कभी पूछा नहीं। इसलिए छोटी के प्रति मेरा मन कठोर होता गया। बाद में वर्षों में यही जाना कि मैं हीनता बोध से ग्रस्त थी। धीरे धीरे मैंने यह विष अपने बहुओं के जीवन में भी घोलना शुरू कर दिया। इस आदमी के दिए गए तिरस्कार का बदला मैं निर्दोष लोगों से लेने लगी थी। और अब शिवम की बहू आ गई थी। मुझे स्वयं से ही डर लगने लगा था। मेरा विष उसके जीवन को प्रभावित करने लगा था। मैं समझ रही थी अब सब कुछ, इसलिए मैंने सिया से बात की। सिया वह पहली इंसान थी जो बिना मेरे समझाए समझ गई थी कि मैं प्यार से कंगाल हूँ। हालांकि प्रारंभ में मैंने उसे भी अपमानित करने की कोशिश की, परंतु जाने कैसे वो जान गई कि कोई जरा प्यार से बोले तो मेरी आंखें भर आती हैं। किसी का थोड़ा सा स्नेह स्पर्श मुझे भावावेग से भर देता है। प्रियंका के साथ मैं पार्क आने जाने लगी। उसकी व्यवहार कुशलता ने मुझे भी प्रभावित किया। मैं लोगों से मिलने और बातें करने लगी। कई लोगों से मित्रता हुई, कुछ समवयस्क, कुछ मुझसे छोटे। मुझे जीवन को देखने का एक नज़रिया मिला। अब मैं समझ गई हूँ कि पूरी जिंदगी में समय बहुत कम मिलता है, इसलिए यथासंभव हो तो उस अल्प समय में अपने मन मुताबिक जीना चाहिए। सदा मैं इस आदमी के मुताबिक ही जीवन जीने की कोशिश करती रही, उसे खुश करने में लगी रही, जिसने मेरी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। जितना जहर यह मुझ पर उगलता गया, उससे कहीं ज़्यादा मैंने दूसरों पर उगला। अपनी पसंद नापसंद को तो मैं भूल ही गई थी, परंतु अब मैं जिंदगी स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम सबसे माफ़ी की उम्मीद तो नहीं रखती, परंतु हो सके तो मुझे समझने की कोशिश जरूर करना। लंबे समय के बाद मैं अपनी कुंठा से आज़ाद हुई हूँ। अब आशा करती हूँ कि कोई मुझे फिर इस बंधन में बांधने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने एक निर्णय लिया है। थोड़ी देर से ही सही, मैं जानती हूँ कि गोधूली की बेला हो रही है, परंतु सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ। आपने क्या निर्णय लिया है ताई जी? मैं तुम्हारे ताऊजी ठाकुर राजवीर सिंह को तलाक दे रही हूँ। डूबते सूर्य की लालिमा खिड़की से होकर ताई जी के चेहरे पर आत्मविश्वास सी आभा बिखेर रही थी। अस्तगामी सूर्य ताई जी के जीवन में सवेरा कर गया था।